नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्वास्थ्य चेतना में। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर रवींद्र पोरवाल जी। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज जिस तरीके से इस कार्यक्रम में हम अपने स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां हैं उस पर बातचीत करते हैं और ये जो विषय होते हैं वो मौजूदा परिस्थिति के मुताबिक होते हैं। और इन दिनों की अगर बात की जाए तो भीषण सर्दी के बाद इन दिनों थोड़ी राहत महसूस हो रही है, हमें थोड़ा बेहतर महसूस हो रहा है। हम मौसम के बदलने की ओर जा रहे हैं, यानी कि अब गर्मी आने वाली है और ये मौसम हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सर्दियों में जो हम प्रिकॉशन अपने आप को बचाने के लिए, यानी कि सर्दी से बचाने के लिए रखते हैं, ये वो समय होता है जब हम लापरवाही शुरू कर देते हैं। हम स्वेटर्स कम कर देते हैं, हम ठंडी चीजें पसंद करने लगते हैं और उनका सेवन करने लगते हैं क्योंकि लंबे समय से हम इनका सेवन नहीं कर पाए होते और कुछ ऐसी ही गलतियां होती हैं जिसका खामियाजा हमारी सेहत को भुगतना पड़ता है, यानी स्वास्थ्य से संबंधित तमाम तरीके की परेशानियां सामने आती हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो गलतियां हम करते हैं और मौसम के परिवर्तन की वजह से जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आती हैं, इसके लिए माना जाता है कि अगर हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो हम इन्हें अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए नंदिनी जी, बदलते मौसम में हमें अपनी सेहत का जरूर ख्याल रखना चाहिए जी। मौसम बदलने पर हमारी शारीरिक स्थिति अगर वातावरण के अनुकूल नहीं होगी तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। इम्यूनिटी का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान होता है हमारी आरोग्यता के लिए, हमारी निरोगता के लिए। तो इम्यूनिटी अच्छी होना हर स्थिति में अच्छा है, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मौसम के बदलाव के साथ आप अपनी जीवन शैली में, आप अपनी दिनचर्या में बदलाव करना ना भूलें। जी जी, तो मौसम के हिसाब से हमें अपनी जीवन शैली को बनाए रखने की जरूरत है, लेकिन बहुत बार हम नहीं जानते हैं कि हम गलती क्या करते हैं। सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मौसम बदलने के साथ में आखिर ऐसा क्या होता है, वो कौन से परिवर्तन होते हैं जिसकी वजह से हमें सर्दी जुकाम या तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? नंदिनी जी, जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि जब हमारा शरीर बाहर के वातावरण के साथ सामंजस्य बिठा नहीं पाता है तो हमारा शरीर आरोग्यता से बीमारी की तरफ बढ़ता है। और अगर कहीं इम्यूनिटी कम हुई, हमारे शरीर की रक्षा प्रणाली कमजोर हुई, तो फिर हम बड़ी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। हमारी जो समस्या है, जो हमारी तकलीफ है, वो एक बड़ी तकलीफ में बदल जाती है। इसलिए हमें बदलते मौसम में बहुत सजगता रखनी होगी। परिवार के हर सदस्य के प्रति सजगता रखने से पूरा परिवार स्वस्थ रह सकता है, बीमार होने से बच सकता है। जी देखिए, मौसम परिवर्तन का हम पाते हैं कि सबसे ज्यादा प्रभाव अगर पड़ता है तो हमारे घर के बच्चों और बुजुर्गों पर। बच्चों को जहां हम देखते हैं कि वो सर्दी और खांसी की चपेट में आ रहे होते हैं, तो वही बुजुर्गों को भी हमने पाया है कि बहुत बार सांस से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो कुछ ऐसी जीवन शैली का, जैसा कि आपने जिक्र किया, तो कुछ ऐसे नुस्खे क्या कारगर हो सकते हैं जो हमें सर्दी जुकाम की स्थिति में आने पर हमें मदद कर सके, घरेलू नुस्खे जब डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना पड़े जिससे? नंदिनी जी, अगर बदलते मौसम में हम अपने आहार में थोड़ा सा परिवर्तन कर लें तो हम आसानी से अपने शरीर को बाहर के वातावरण के साथ एक तारतम्य बना सकते हैं और अस्वस्थ होने से बच सकते हैं। हमें आहार में क्या परिवर्तन करने की जरूरत है? सबसे पहले, जैसे घनघोर सर्दी का वक्त होता है जनवरी, लेकिन आजकल किसी भी कारण से तेज धूप निकल रही है, ऐसा लग रहा है कि मार्च का महीना है जी। तो उस स्थिति में हम लापरवाही कर जाते हैं, हम स्वेटर कम पहनते हैं, हम शरीर के जो रक्षा के लिए जो सर्दी से बचाव के साधन है उन साधनों को छोड़ना शुरू कर देते हैं। यही हमारी भूल
हमें अस्वस्थ करती है। केवल सर्दी जुकाम बुखार ही नहीं, शरीर की टूटन, अनिद्रा, गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं भी बदलते मौसम का कारण होती हैं। जी। अब घरेलू नुस्खों में हम सबसे पहले सबसे सहज उपाय बताना चाहते हैं कि आप तुलसी की पत्ती का रस, अदरक का रस, ये दोनों 5-5 मिलीलीटर मतलब 1-1 चम्मच आपस में मिला लीजिए। इसको खूब गर्म कर लीजिए। अब इसको शहद मिला के चाट लीजिए। ध्यान रखिएगा, कभी तीनों चीजें मिला के गर्म नहीं करनी है। शहद को अगर गर्म करते हैं तो इसका फ्रैक्टोज शुगर में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर जो शहद की औषधि गुण हैं वो औषधि गुण हमें नहीं मिलेंगे, हमें प्राप्त नहीं हो सकेंगे। एक ये बहुत सरल नुस्खा। जी। दूसरा, प्याज और लहसुन को फ्राइड फॉर्म में खाना बंद कर दीजिए। प्याज लहसुन को कच्चा खाइए। लहसुन और गुड़ को तवे पर अच्छी तरह भूनकर अगर आप थोड़ा सा एक चने के बराबर की गोली छोटे बच्चों को दे दें, बड़े बूढ़ों को थोड़ा ज्यादा मात्रा में दे दें, इससे उन्हें सर्दी नहीं लगती। जो बदलते मौसम में फेफड़ों के ऊपर दुष्प्रभाव होता है, हमारी इम्यूनिटी गिरती है, उसके नियंत्रण के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए ये बहुत बहुत कारगर उपाय है। और पिछले 30-32 सालों से मैंने इस उपाय को कभी असफल होते नहीं देखा है। जी। साथ ही साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि जरा सा आज गर्मी है, आज धूप खूब निकली है, तो हम ठंडे पानी से नहाना शुरू कर दिया। कल कोहरा है, गर्म पानी से नहा रहे हैं। ठीक है, शरीर की सुविधा के अनुसार ठीक है, लेकिन रोज रोज ये परिवर्तन शरीर स्वीकार नहीं कर पाता। आयुर्वेद की भाषा में इसको कहते हैं कि वात विकृत हो गया, कफ विकृत हो गया, और जहां कफ या वात की विकृति जिस व्यक्ति के शरीर में हुई, कफ की विकृति हुई, तो उसे खांसी, जुकाम, बुखार ये हो जाएगा। लेकिन अगर वात की विकृति हो गई तो उसे जोड़ों में दर्द, पैर सूज जाएंगे, कमर में दर्द, गर्दन में दर्द, अकड़न, थकान, आलस लगेगा और गहरी शांत नींद नहीं आएगी। वायु की विकृति के कारण मन चलायमान रहेगा और गहरी शांत नींद नहीं आएगी। तो बदलते मौसम में सर्दी से जब हम गर्मी की तरफ जाते हैं तो ये दो तत्व हमारे शरीर के विकृत होने की संभावना ज्यादा रहती है। और किसी किसी को तो नंदिनी जी ये दोनों ही विकृत हो जाते हैं। जी। वो बहुत विकट स्थिति होती है कि सर्दी जुकाम भी हो गया, गांठें घुटने सब सूज गए, चलने फिरने से लाचार हो गए, लाल हो गए जोड़ सूजन के कारण, ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसे में हम सोचते हैं कि ये मामूली सी बात है, लेकिन परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सर्दी के मौसम में तो हम ठंड से जूझ ही रहे होते हैं, लेकिन जैसा कि आपने जिक्र किया कि दिन में बहुत तेज धूप होती है और रात में अचानक से टेम्परेचर गिर जाता है, और ऐसे में बच्चे जरा सा पसीना उन्हें आया, फिर हल्की सी हवा लग गई और ठंड हो गई, बहुत जल्दी उन्हें सर्दी जुकाम हो जाता है। ऐसे बच्चे या बड़ों का ही अगर हम उदाहरण दे दें, बड़े भी अगर ऐसे हैं जो जरा से सर्दी गर्मी होते ही उन्हें जुकाम और बुखार हो जाता है, तो इनके लिए ऐसा क्या आप नुस्खा, क्या उपाय बताएंगे जिससे इनका इम्यूनिटी जो है वो मजबूत हो और इस सर्दी गर्मी को वो झेल सकें? देखिए, बच्चों का शरीर बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। इनकी रक्षा माँ को जरूर करनी चाहिए जी। अच्छी तरह कपड़े, सर्दी से बचाव के जो साधन हैं वो उन पर पूरा ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहुत बार नंदिनी जी क्या होता है
कि घर परिवार के दूसरे सदस्य, कभी कभी तो माँ भी शामिल हो जाती है, जी। ध्यान नहीं देते हैं। बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पिला दिया सर्दी के मौसम में, बोले नहीं मान रहा था, जबरदस्ती कर रहा था, रो रहा था। अरे बच्चा अगर जिद कर रहा था एक खराब चीज के लिए जो उसके सेहत के लिए नुकसानदायक है, कल उसे बीमार कर सकती है, या नंगे पैर घर में घूम रहा है, पत्थर लगा हुआ है घर में, खूब शीतल पत्थर है, बच्चा नंगे पैर टहल रहा है, माँ ध्यान नहीं दे रही है, परिवार के दूसरे सदस्य ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन सब गलतियों को, इन सब भूलों को सुधारने की जरूरत है। एक समस्या बड़े लोगों के साथ भी होती है कि सुबह नहाया, वस्त्र बाद में पहनेंगे, पहले 1.5 घंटे पूजा या जाप या जो उनका नित्य ईश्वर के स्मरण करने का, जी। उनकी पूजा करने का जो नित्य क्रम है वो करेंगे। 1 घंटे, किसी का आधा घंटे, कोई 1.5 घंटे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ईश्वर आपकी माँ के समान है, ईश्वर आपको दीर्घायु और स्वस्थ जीवन देता है। तो ऐसी स्थिति में हम ईश्वर का स्मरण जरूर करें, लेकिन उचित वस्त्र को धारण करके हम पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ भगवान का पूजा पाठ करें। वृद्ध लोग अक्सर ये करते हैं, फिर बीमार हो जाते हैं, फिर उनका 3 दिन 5 दिन का पूजा छूट जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी पूजा ना छूटे, ईश्वर के प्रति आपकी जो श्रद्धा है, जो आपका समर्पण है और जो आपके पूजा का क्रम है वो हमेशा बना रहे, तो आप शरीर की रक्षा करने के लिए शीत लहर में, ठंडी के मौसम में अपने शरीर के लिए उचित वस्त्र का धारण जरूर करें। अब आपने पूछा नुस्खे, जी। तो मैं सबसे पहले बच्चों के लिए एक नुस्खा बताना चाहता हूं। अजवाइन और हींग को कड़वे तेल में जला लें नंदिनी जी, और अजवाइन और हींग को अच्छी तरह कड़वे तेल में जलाने के बाद छान के रख लें। ये तेल तैयार हो गया जी। अब इस तेल को पैर के तलवों, हथेलियों में अच्छी तरह लगा दें, छाती पे लगा दें। एक बात और, अगर किसी की छाती में कफ जम गया है और खांसते 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 जरा सा कफ का ढीला होके निकलता है तो बड़ा आराम मिल जाता है। छोटे बच्चों के साथ और बूढ़ों के साथ ये बहुत दिक्कत होती है। वो लोग इस अमृत तेल को एक एक उपाय करें जी। एक सेंधे नमक का टुकड़ा ले लें, 1 चम्मच तेल को तिवाई पर या किसी पत्थर पर रखें और उसमें धीरे 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 उसी तेल में सेंधा नमक को घिसते जाएं जी। लगभग 1 ग्राम सेंधा नमक जब घिस जाए, तेल का रंग बदल जाएगा, सफेद हो जाएगा, एक बाम जैसा हो जाएगा। बस जी। ये रामबाण औषधि तैयार है फेफड़ों की ताकत बढ़ाने के लिए और फेफड़ों में जमा कफ को बाहर निकालने के लिए। ये वो घरेलू नुस्खा है नंदिनी जी जो बड़ी बड़ी कीमती दवाओं से भी ज्यादा कारगर है जी, और बहुत कारगर और बहुत ही आसान से लगने वाला, लेकिन बहुत ही कारगर ये नुस्खा। आप जरूरत पड़ने पर इसको जरूर अपनाइएगा। जैसा कि हमने बात की कि देखिए सर्दियां जब होती हैं, यानी कि जब जाड़ा होता है, जाड़े में सब कुछ जड़ हो जाता है, तमाम तरीके की गतिविधियां रुक जाती हैं, लोगों की जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि मौसम बदल रहा है और लोग अब उत्साह के साथ चाहते हैं कि वो एक्सरसाइज भी करें, तो ऐसी कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आप बताएंगे जिससे हमारी इम्यूनिटी भी मजबूत हो और ये बदलते मौसम में हमारी मदद कर सके? नंदिनी जी, बदलते मौसम में विशेषकर सर्दी से जब गर्मी की तरफ हम बढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें यौगिक जो प्राणायाम है उन पर ध्यान देने की जरूरत है। हमें भस्त्रिका
सूर्यभेदी, शीतली और शीतकारी, इन चारों प्राणायामों का अभ्यास कम से कम 4 सप्ताह तक नहीं करना चाहिए, और अगर करना है तो अधिकतम 5-5 राउंड करें। जी। वैसे तो मैं सारे प्राणायाम एक साथ करने का पक्ष का योग का व्यक्ति नहीं हूं। जी। आप एक बार में अपनी नाड़ी की प्रकृति के अनुसार, अपने शरीर के दोषों के अनुसार, शरीर की समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए जो आपको आचार्य जिस प्राणायाम करने का निर्देश दे वही प्राणायाम आपको करना चाहिए। जी जी। अब कपालभाति का अभ्यास आप खूब करें, खूब करें। कपालभाति फेफड़ों के कोटर्स को खोलने के साथ साथ फेफड़ों के अंदर जो इम्प्योर गैसेस जमा होती हैं, इवन हैवी मेटल्स जमा हो जाती हैं, जैसे हम कहीं बहुत चलती हुई रोड के किनारे चल रहे हैं जी। हम बड़े चौराहे पर जा रहे हैं तो बहुत धुआं फेफड़ों के अंदर जाता है, इसको निकालना कपालभाति से बहुत सहज है, बहुत आसान है। आपने कपालभाति का अभ्यास किया, ये सब फेफड़ों से गंदगी बाहर निकल जाएगी, फेफड़े शुद्ध और निरोगी हो जाएंगे। अब एक और महत्वपूर्ण बात योग का पूछा, आसनों की भी बात अगर आपकी अनुमति हो तो करना चाहूं। जी जी। आसनों में ध्यान रखिएगा कि आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं उस बीमारी के लिए जो आसन आपको योग के आचार्य ने बताए हैं उन आसनों को नियमित रखें। आसन का सर्दी और गर्मी से बहुत फर्क नहीं होता, क्योंकि आसन हमारे लिए व्यक्तिगत होते हैं कि ये आसन हमारे लिए हितकारी है, ये 4 आसन हमें करना है जो हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है, तो उन 4 का तो अभ्यास करना ही। हम 2 आसन और बताना चाहते हैं जो इस मौसम में आपकी इम्यूनिटी को मजबूत रखने के साथ साथ आपके फेफड़ों को, आपके हार्ट को और पूरे मेटाबॉलिज्म को, पूरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को सशक्त और मजबूत रखेंगे। उनसे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं और बीमारियां हैं उनके निराकरण में मदद करेंगे। और ये आसन बहुत सहज हैं, बहुत सरल है। सबसे पहला आसन है विमानानासन। जी। विमानानासन का आप 3 मिनट तक अभ्यास कर ले, ये लगभग 1 किलोमीटर तेज मॉर्निंग वॉक के बराबर आपको फायदा देता है, लेकिन साथ ही साथ हार्ट, आर्टरीज और फेफड़ों के लिए अमृत सदृश लाभकारी है। और दूसरा आसन पच्छी आसन। पच्छी आसन खड़े होके किया जाता है। ये आसन हमारे मन मस्तिष्क को सशक्त बनाने के साथ साथ संपूर्ण पाचन तंत्र और पाचक ग्रंथियां जैसे लीवर है, पेंक्रियाज है, स्प्लीन है, गॉल ब्लैडर है, उनके अंदर जो दोष संचित हो रहे हैं उनसे निवृत्ति दिलाती है और उन्हें नीट एंड क्लीन करके सशक्त बनाते हैं, ताकि आगे आने वाले जीवन में आपको पाचन तंत्र से जुड़ी हुई कोई बीमारी दुख ना दे। जी बिल्कुल। देखिए, सर्दियों के मौसम में क्या होता है ना कि हमें प्यास महसूस नहीं होती है, हम पानी कम कर देते हैं। और अब इधर जब मौसम बदल रहा होता है तो हम पानी तो पीते हैं, लेकिन ठंडे पानी की तरफ हमारी जो रुझान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो पानी का इस्तेमाल हमें किस तरीके से और कितना करना चाहिए, पानी का जो तापमान हो वो कैसा हो, और गर्म पानी की क्या आप सलाह देंगे, गुनगुने पानी की? दैनिक जीवन में हमें कोई गर्म और गुनगुने पानी की जरूरत नहीं है जी। अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तो। अगर आपको वैद्य ने परामर्श दिया है कि हम गर्म पानी या गुनगुने पानी का सेवन करें तो वैद्य के निर्देश का पालन जरूर करना चाहिए। जी जी। लेकिन सामान्यतः हम रूम टेम्परेचर के पानी को
अगर सेवन करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा हितकारी होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। ना ठंडा ना गर्म, रूम टेम्परेचर जो होता है वो ठीक होता है। लेकिन अत्यधिक सर्दी के मौसम में थोड़ा सा गुनगुन पानी पी लेने से गला साफ हो जाता है और हमारी पानी पीने की क्षमता बढ़ जाती है। शीतल पानी, रूम टेम्परेचर का पानी जब हम पीते हैं तो वो पिया नहीं जाता है, चौथाई गिलास पिया, 2 घूंट के बाद लगता है कि बस अब पर्याप्त हो गया। लेकिन जब इसको हम पीते हैं तो 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास पी लेते हैं तो ये पानी की समुचित मात्रा को भी पीने में हमारा अदृश्य रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से मददगार होता है। जी, तो बदलता मौसम यानी कि खुशनुमा मौसम, और ये खुशनुमा मौसम खुशनुमा बना रहे इसके लिए जरूरी है सजग होना और जानकारी होना, और जानकारी देने का इस सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर रुकना होगा एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है स्वास्थ्य चेतना में। आज हम बात कर रहे हैं बदलते मौसम में कैसे अपनी सेहत का ख्याल रखें। बदलते मौसम की वजह से जो जो परेशानियां स्वास्थ्य से संबंधित हमारे सामने आती हैं उसके लिए खुद को कैसे तैयार रखें। डॉक्टर साहब, अगर अब तक की दिनचर्या की बात की जाए, यानी कि सर्दियों के मौसम की बात की जाए, तो जो हमारे खान पान में, हमारी जीवन शैली में ऐसी काफी चीजें शुमार हो गई थी जिनका सिर्फ इस मौसम में ही लुत्फ उठाया जाता है या इनका चलन देखा जाता है। तिल हो गया, गजक हो गया, सौंठ के लड्डू हो गए, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनका हम प्रयोग करते थे, जिसे बहुत अच्छा माना जाता था। लेकिन अब मौसम बदलने के साथ क्या इनके प्रयोग में अब कमी कर दी जाए या इनका प्रयोग अभी भी आगे किया जा सकता है, क्योंकि इनकी गुडनेस आखिर अब हम अपने शरीर में कैसे बरकरार रखेंगे? नंदिनी जी, बहुत सुंदर प्रश्न के लिए धन्यवाद। हम सर्दी के मौसम में तिल खाते हैं जी। आप तिल को देखिए, तिल का आकार दिल की तरह होता है। जी जी। ये सर्दी के मौसम में जब हम पानी की मात्रा कम लेते हैं, सामान्यतः ज़्यादातर लोगों की पानी की मात्रा कम हो जाती है। कम से कम 80% लोग पानी कम पीते हैं। 20% जो सजग होते हैं वो उतनी ही पानी की मात्रा लेते हैं जितनी शरीर के वजन की दृष्टि से आवश्यक है, जरूरी है जी। अब जब पानी कम हो जाता है तो अगर ये पानी यूरिन के रूप में बाहर निकल जाएगा तो शरीर के अंदर जो रक्त है उसकी टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, वो विषाक्त हो जाएगा जी। तिल एक महा औषधि है जो कम पानी पीने पर भी रक्त को विषाक्त नहीं होने देती है और अतिरिक्त मात्रा में पानी को छोड़कर शरीर की जरूरत के लिए जितना पानी जरूरी है, क्योंकि हम पी कम रहे, हमारे शरीर की रासायनिक क्रियाओं को चलाने के लिए पानी की जरूरत है, तो तिल के सेवन से अतिरिक्त मात्रा तो यूरिन के रूप में बाहर निकलेगी, लेकिन जितनी शरीर को जरूरी मात्रा है वो नहीं निकलेगी और शरीर स्वस्थ बना रहेगा। तो तिल की पौष्टिकता तो एक अलग बात है, इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के जो अद्वितीय गुण हैं वो एक अलग बात है जी। लेकिन तिल का सेवन हमारे हृदय और हमारे गुर्दों के लिए, हमारे किडनी के लिए अमृत की तरह हितकारी होता है। इसलिए बदलते मौसम में जब हम भरपूर मात्रा में पानी को पीने लगें तो तिल की मात्रा को कम कर सकते हैं। तिल के लड्डू, गजक या जिस रूप में भी तिल का सेवन करते हैं कम कर सकते हैं। एक और भ्रांति को भी मैं दूर करना चाहूँगा। बहुत से लोग कहते हैं कि तिल गर्म होता है जी। तिल का सेवन केवल सर्दी में करना है। निश्चित रूप से तिल की तासीर, तिल के अंदर जो तेल होता है वो गर्म स्वभाव का होता है। इसकी स्वाभाविक जो प्रकृति है वो उष्ण है, लेकिन
गर्मी के मौसम में भी संतुलित मात्रा में इसका सेवन करना किसी भी रूप में हानिकारक नहीं है, किसी भी रूप में नुकसानदायक नहीं है। जी जी, तो गर्मी के मौसम में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो तिल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गुड़ का प्रयोग भी हम सर्दियों के मौसम में काफ़ी करते हैं, बहुत सहज रहते हुए करते हैं। लेकिन मौसम बदलने के साथ साथ गुड़ की अगर गुड़ की बात की जाए तो क्या बताएंगे? नंदिनी जी, सर्दियों में गुड़, अदरक, गुड़ और सौंठ की, अदरक की चाय जी हाँ, घर घर में बनती है, तुलसी की पत्ती की चाय जी, ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़ी रहे और हम कफ के प्रकोप से अपने को बचा के रखें, जी, कफ प्रकोपित होने से रोक सकें। ये बड़ा भूमिका होती है इस महत्वपूर्ण आहार की। अब गुड़ का सेवन हमें गर्मी में करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये प्रश्न है। बिल्कुल। देखिए, गुड़ मूलतः कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरीके का इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर है, त्वरित हमें शक्ति प्रदान करने वाला है, जिसके अंदर बड़ी मात्रा में मिनरल्स होती हैं, बड़ी मात्रा में विटामिन्स होते हैं। चीनी में जो श्वेत चीनी होती है उसमें यही मिनरल्स, यही विटामिन्स, यही कैल्शियम सब हटा के अलग कर दिया जाता है, गुड़ के अंदर भरपूर मात्रा में होता है। यही कारण है कि छोटे बच्चों को जब चॉकलेट या ज्यादा चीनी की बनी चीजें खाते हैं, मीठा खाते हैं, तो दांत खराब हो जाते हैं। लोग कहते हैं मीठा खाने से खराब हो। वस्तुतः सही बात यह है कि मीठा ज्यादा खाने से, चॉकलेट, टॉफी, कंफर्ट बिस्किट खाने से, जो अतिरिक्त मात्रा में हमने चीनी का सेवन किया, उस चीनी को डाइजेस्ट करने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है, जो हमारे दांतों से आता है। जबकि प्रकृति ने हमें गुड़ में सब चीज उतनी मात्रा में दी जितनी मात्रा में शरीर की जरूरत है। हमने गुड़ से शक्कर बनाने में, गुड़ से चीनी बनाने में उस मिनरल्स को, उन विटामिन्स को हटा दिया और बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर व्हाइट चीनी बना दी जी। तो लेकिन गुड़ का सेवन करेंगे तो कभी भी हानिकारक नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट हमेशा संतुलित मात्रा में लें, बहुत ज्यादा मात्रा में किसी भी रूप में, यहाँ तक कि शहद भी शरीर की जरूरत से ज्यादा मात्रा में अगर लेंगे तो अहितकर है, ये बीमारियों का कारक हो जाएगा, नुकसानदायक हो जाएगा। जी, यानी कि ज़रूरत है तो संतुलन बनाए रखने की है, बैलेंस्ड तरीके से आप इसका इस्तेमाल करें। ये तो बात हो गई, लेकिन अब अगर बात की जाए कुछ ऐसी चीज़ों की जो सिर्फ सर्दियों में ही आती है और उसमें जो औषधीय गुण हैं वो भरपूर होते हैं। बात मैं आंवला की कर रही हूँ। आंवले का हम सभी खूब इस्तेमाल कर रहे हैं और इसमें विटामिन सी बहुत प्रचुर मात्रा में माना जाता है कि होता है और इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सीजन बदलने के बाद में आंवला तो हमारे बीच में नहीं रह जाएगा, तो को किस तरीके से अब इसकी जो गुडनेस है, इसकी जो अच्छाई है, इसको कैसे बरकरार रखें? नंदिनी जी, आंवला अगर आप सेवन करते रहेंगे तो कभी कोई बड़ी बीमारी से आपका वास्ता नहीं पड़ेगा जी। आप बड़ी बीमारियों से बचाव के लिए ये बहुत जबरदस्त इंश्योरेंस है। केवल एक आहार, आंवला। आंवले को आप मुरब्बे के रूप में खा सकते हैं, आंवले को अचार के रूप में खा सकते हैं। आंवले के छोटे छोटे टुकड़े करके गुठली निकाल के उसको सुखा लें, उसका पाउडर बना के रख लें, उस रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस विविध रूप हैं आंवले के जिनका हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, किसी भी रूप में आंवले का सेवन करें, इसके औषधि गुण किसी भी रूप में कम या खत्म नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग आंवले का मुरब्बा बनाते हैं तो मुरब्बे को गोद देते हैं सूजे से, नंदिनी जी,
और उसे चूने के पानी में डाल देते हैं, तो उसकी उसका जो रस है, गोदने से, चूने के पानी में डालने से उसका रस सब निकल जाता है। रस माने विटामिन्स, रस माने मिनरल्स, रस माने उसकी पौष्टिकता। अब आंवले का केवल फाइबर वाला हिस्सा बचा, रेसे, और इसको जब हम चीनी के साथ मुरब्बा बनाते हैं, जब ये खाली पेट खाते हैं, हम ये सोच के खाते हैं कि हमारी नेत्र दृष्टि बढ़ेगी, हमारे बाल का झड़ना कम हो जाएगा, हमारी हड्डियां मजबूत होंगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, हमारे हार्ट की ताकत बढ़ेगी और बीपी जैसी शिकायत भी काबू में आ जाएगी। लेकिन होता नहीं है। इसलिए नहीं होता है कि उसके पोषक तत्व तो सब आपने नाली में बहा दिए, केवल फाइबर खा रहे। ज्यादातर लोग जो खाली पेट आंवले का मुरब्बा खाते हैं, वो मुरब्बा केवल फाइबर होता है, पेट साफ कर देता है, लोगों को लगता है बहुत फायदा है, लेकिन केवल पेट साफ करने तक ही इस महा औषधि का सेवन नहीं है करना है। इससे इसके और भी बहुत सारे फायदे हमें लेने हैं, मानसिक स्तर के लिए, शारीरिक स्तर के लिए। इसलिए आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए ये बिल्कुल सटीक मौसम है नंदिनी जी, आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए जी। तो आप 1 किलो आंवला और 750 ग्राम गुड़ या चीनी, अगर आपको साफ सुथरा दिखना, ब्राउन दिखना है तो गुड़, आप इन दोनों को एक कुकर में डाल दीजिए और 1/4 कप पानी डाल के कुकर में रख के सीटी बंद कर दीजिए। गोदने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल उपाय बता रहा हूं अपने दर्शकों के लिए, बहुत सहज और पूरे पौष्टिकता वाले। अब इसको आपने धीमी आंच पे रख दिया, थोड़ी देर बाद सीटी आने से पहले की स्टेज, सीटी नहीं आने पाए, सीटी आ गई तो आंवला फट जाएगा, बस हल्की सुर की आवाज होने लगे, बस उसको उतार के रख दीजिए। जब सीटी खुल जाए तो इसको किसी कांच की बरनी में डाल के ढक्कन बंद करके, ठंडा होने पे ढक्कन बंद करके रख दीजिए। यह आंवले का मुरब्बा तैयार, 1 हफ्ते बाद खाने लायक हो जाता है, उस दिन भी खाने लायक होता है, खाइए। और इसकी पौष्टिकता होती है, ये हितकारी है, ये लाभकारी है। तो अपने दर्शकों को ये जो भूलें हम लोग करते हैं वो बताना भी हमारा नैतिक दायित्व है, ताकि आप स्वस्थ रहें, आप निरोगी रहें, आप जल्दी बीमार ना हो और इस मौसम का भी मजा ले सके, अंदाज पूरा अपने लुत्फ उठा सके। देखिए, ये बात हो गई खाने पीने की। डॉक्टर साहब, आपने इस बात का भी चर्चा किया था कि वात विकार हो जाता है और हम सभी जानते हैं कि तकलीफें बढ़ जाती हैं इस दौरान, घुटनों में दर्द की परेशानी और जॉइंट पेन का प्रॉब्लम हो जाता है, तमाम तरीके की दिक्कतें हो जाती हैं। ये तो हो गए जो पेशेंट हैं जिनको घुटनों में दर्द की परेशानी है, जिनको जोड़ों में दर्द की परेशानी होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनमें शायद अभी होना शुरू नहीं हुआ है, वो समझ नहीं पाते कि उनको भी वात विकार की दिक्कत है। तो इस मौसम के परिवर्तन के दौरान इन दोनों ही वर्ग को ध्यान में रखते हुए खाने पीने में किस तरीके की हिदायत देंगे, क्या कुछ आप परहेज करने की सलाह देंगे? नंदिनी जी, बदलते मौसम में, चूंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, आयुर्वेद का एक विद्यार्थी हूँ, तो नियमित रूप से मरीज देखता हूँ, तो बदलते मौसम में ज्यादातर मरीजों का या तो कफ विकृत होता है या बात विकृत होती है। बात विकृत होने से जोड़ों का दर्द, जोड़ों में सूजन, मांसपेशियों का खिंचाव जैसी दिक्कतें, कंधा जाम होना, फ्रोजन शोल्डर जैसी दिक्कत, कंधा हाथ ऊपर उठाने पर दर्द महसूस होना, या सर्वाइकल या लंबर पेन, मतलब रीढ़ की हड्डी के गर्दन वाले हिस्से में या कमर वाले हिस्से में दर्द की अनुभव होना, ये सब बात की विकृति के कारण होते हैं, जो बाद में एक मैकेनिकल डिसऑर्डर में बदल जाते हैं। और फिर जब ये मैकेनिकल डिसऑर्डर हो जाता है तो बात वहाँ घर बना लेती है, फिर ये बीमारी बहुत मुश्किल से अच्छी होती है। कोई अच्छा आयुर्वेदिक वैद्य ही, फिजिशियन ही, आयुर्वेद का विद्यार्थी ही
इस बीमारी को जड़ से ठीक कर पाता है। जी जी। अब क्या हिदायत, क्या हम सजगताएं रखें? सबसे पहली कि हम दही, मट्ठा, चावल, बादी प्रकृति के आहार जैसे गोभी, मटर, कद्दू, बैगन, कटहल, उड़द की दाल, राजमा, चना, इनका सेवन बिल्कुल बिल्कुल ना करें। विशेषकर वो लोग जिनके जोड़ों में पीड़ा है वो यह बचाव करें, क्योंकि बात जब विकृत होता है, विशेषकर बदलते मौसम में, अगर ये बहुत बार प्रकोपित हो गया तो ये पाइल्स और फिशर जैसी दिक्कत भी कर देता है। इधर जोड़ों में दर्द है, उधर सोच कष्ट में हो जाता है, दुख में हो जाता है। ऐसी स्थिति भी मैंने अपने मरीजों के बीच में देखी है। जी। तो बात वर्धक आहार का सेवन बंद करें और बात नाशक आहार का सेवन शुरू करें। बात नाशक आहार में सबसे महत्वपूर्ण है आंवला, गाजर। आंवले और गाजर का रस आपके लिए बहुत हितकारी है, लेकिन कभी भी आंवला और गाजर के रस में अन्य फल जैसे संतरा है, मौसमी है, कीनू है, एप्पल है, इनको मत मिलाएं। इनको मिलाने से ये विकृत हो जाएगा। ये जो मिलावट है, ये जो आपने मिक्स फ्रूट का जूस पीने की कोशिश की, ये संयोग विरुद्ध हो जाएगा। आंवला जमादार बिरादरी का फल है, शरीर को सशक्त, स्वच्छ और निरोगी रखने में मदद करता है। इसलिए इसके साथ कोई दूसरे फल का सेवन ना करें, ताकि ये पूरी ताकत के साथ आपके शरीर की रक्षा कर सके। अब आंवला के साथ गाजर का संयोग है, आप गाजर को ले सकते हैं। अगर एनीमिक हैं, खून की कमी है, चक्कर आते हैं और थोड़ा सा 10 सीढ़ियां चढ़ी हाँप जाते हैं, हीमोग्लोबिन हमेशा कम रहता है, 10, 9, 8, बस आपके लिए महा औषधि है ये चुकंदर। 1-2 पीस चुकंदर के, पाव भर गाजर और 1 आंवले का, सबको मिला के आप ताजा रस बनाएं और इस ताजे रस को पी लें। घूंट घूंट करके पीना है। अगर आपने एकदम आंख बंद करके गट 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 करके एक सांस में पी लिया तो ये दस्तावर हो जाएगा, दस्त लगा देगा, आपका पेट साफ होने लगेगा, पिचकारी जैसी चल जाएगी। जी। ये बात ध्यान में रखिएगा। तो लोग क्या सोचते हैं कि सर्दी लग गई। नंदिनी जी ये बात भी स्पष्ट कर, कि हमें सूट नहीं किया, हमें सूट नहीं किया, हमें ठंड लग गई। वस्तुतः ये कारण नहीं है। कारण ये है कि आपने ऐसे ही उसको ले लिया, जब वो आंतों में गया तो पतला, जब हमने जीभ पर जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट होना चाहिए था, फ्रैक्टोज का सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। तो जब स्टमक से ड्यूडेनियम और इंटेस्टाइन में जाता है तो वो उसको रिफ्यूज कर देते हैं, और जब ये रेक्टम में जाता है तो पतला दस्त लगा दे। ये सर्दी के कारण नहीं है। आप घूंट घूंट करके पीजिए। 1 गिलास, अगर आपकी शारीरिक क्षमता 200 ml की है तो 200 ml पीजिए, 180 पीजिए। जी। और अगर ऐसा कर सकते हैं कि 100 ml करके आप दिन में 4 बार पीजिए, कोई इशू नहीं, भरपूर मात्रा में पीजिए। इसमें पालक भी आप कुछ पत्ते डाल सकते हैं, लेकिन कोई दूसरी अन्य चीजें ना डालें। जी जी, सावधानी के साथ, यानी कि आप इसका इस्तेमाल करें। देखिए बहुत ही समुचित आपने जानकारी दी इसमें। मैंने वात विकार के बारे में आपसे सवाल किया, किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए ये भी हमने जाना, और किन का इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे करना है, क्या सावधानी बरतनी है। और इस चर्चा को, हालांकि समय तो बहुत सीमित है, लेकिन फिर भी क्योंकि ज़रूरी है इस बात को पूरा करना, कफ विकार के लिए भी अगर इसी तरह से आप हमारे दर्शकों को राह दिखाएं तो। देखिए, जो कफ विकार से पीड़ित हैं उन्हें ठंडा जल, मट्ठा और चावल
पूरी तरह त्याग देना चाहिए। जी। ठंडा और बासा भोजन नहीं करना चाहिए। गरम गरम चपातियाँ खाना चाहिए। पूड़ी, पराठे, जंक फूड, फास्ट फूड से परहेज करना चाहिए। विशेषकर अगर आप डायबिटिक हैं, मैंने देखा है डायबिटीज का मरीज समोसा खा लेता। आपने बोले वो मैं आलू छोड़ रहा हूँ। अरे आप क्यों खा रहे हैं? मैदा में क्या कम कार्बोहाइड्रेट है? मैदा तो कार्बोहाइड्रेट ही है पूरा। इसलिए ऐसे फास्ट फूड, जंक फूड, डिब्बा बंद पैक में जो भोजन आते हैं उनको बिल्कुल ना सेवन करें। ताजे फल का सेवन कफ विकार वाले लोग भी कर सकते हैं। अमरूद का सेवन, सिंघाड़े का सेवन ना करें, लेकिन सिंघाड़े को उबालकर सेवन किया जा सकता है। अमरूद को तवे पे रख दें, धीमी आंच पे उसके ऊपर कटोरी से बंद कर दें। 2-3 मिनट ऐसा हिला हिला के उसको गर्म करके आप लहसुन, अदरक और पुदीना की चटनी के साथ अमरूद का सेवन कर सकते हैं। अमरूद के बीजे ना खाएं। अमरूद का फाइबर वाला हिस्सा ही हितकारी है। मनुष्य के पाचन तंत्र में इतनी ताकत नहीं है कि वो मिर्ची का बीजा, अमरूद का बीजा, शिमला मिर्ची का बीजा और जो छोटे छोटे बीज होते हैं उनको हजम नहीं कर सकता। जैसे खाएंगे वो वैसे ही स्टूल के साथ पास होंगे। टमाटर का बीजा है, ये हजम नहीं होते हैं, इसलिए इनका सेवन कम से कम करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आज के स्वास्थ्य चेतना में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर हाजिर हो जाएंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।